अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें हम सॉफ्टवेयर में आने वाले डिफेक्ट्स और फेलियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए कुछ इनपुट कॉम्बिनेशंस और प्री कंडीशंस को देखेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में रोल्स कौन कौन से जो है अपीयर हो सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर हम टेस्टिंग अप्रोचेस या टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं वो देखेंगे। टेस्टिंग लेवल्स को देखेंगे, टेस्टिंग टाइप्स को और टैक्टिक्स को देखेंगे, टेस्टिंग प्रोसेस, टेस्टिंग टूल्स और लास्ट में मेजरमेंट जो है हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सर्विस अंडर टेस्ट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असल में एक टेक्निक है, एक इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक है जिसमें हम जो भी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसको भी हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसकी क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन आल्सो प्रोवाइड an objective independent view of the software to allow the business to appreciate and understand the risk of software implementation. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है, यानी हमारा टेस्टिंग अगर जो है 100% आ जाती है तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली किस तरह चलता है और वो बिजनेस में किस तरह काम करके आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रिस्क को इम्प्लीमेंट होने से पहले शो कर देता है, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। टेस्टिंग टेक्निक्स इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग सॉफ्टवेयर बग्स and verifying that the software product is fit for use. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो भी टेक्निक्स हैं, हम वो तमाम टेक्निक्स इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि हम उन्हें इस तरह से सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लें कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद बग्स या एरर्स हमें शो हो जाएं और हम उन्हें रिमूव कर सकें, और लास्ट पर हम ये वेरीफाई कर सकें कि सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करने के लायक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और सिस्टम कंपोनेंट टू वैल्यूएट वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम सॉफ्टवेयर का कोई एक कंपोनेंट या पूरा एक कंपोनेंट या पूरा एक सिस्टम हम टेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें पता चल सकें। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट हमारी कौन सी हैं? जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने उन रिक्वायरमेंट्स को एक्चुअली पूरा करना है और उन रिक्वायरमेंट्स को ही हम एक्चुअली टेस्ट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। In general, these properties indicate the extent to which the component or system under test meets the requirements that guided its design and development. आमतौर पर जो प्रॉपर्टीज़ हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सिस्टम की या सिस्टम के कंपोनेंट्स की देखते हैं वो ये होती हैं कि क्या हमने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं जिनकी बेसिस पे हमने डिज़ाइन और डेवलपमेंट की है। रिस्पॉन्स करेक्टली टू ऑल काइंड्स ऑफ इनपुट्स, क्या हमारा सॉफ्टवेयर तमाम तरह की इनपुट्स को करेक्टली रिकग्नाइज करके करेक्टली ट्रूली रिस्पॉन्ड करता है या कोई एरर दे देता है। परफॉर्म्स इट्स फंक्शन विद इन एन एक्सेप्टेबल टाइम, और जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर, आया वो सब एक्सेप्टेबल टाइम के अंदर अंदर परफॉर्म करता है या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। इज़ सफिशेंटली यूजेबल, पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल के काबिल है। कैन बी इंस्टॉल्ड एंड रन इन इट्स इंटेंडेड इन्वायरमेंट्स, उसको बिना किसी एरर के इंस्टॉल और रन किया जा सकता है हर उस एनवायरनमेंट में जहाँ उसकी ज़रूरत हो या उसका इस्तेमाल होना हो। अचीव द जनरल रिजल्ट इट्स स्टेक होल्डर्स डिज़ायर, स्टेक होल्डर्स या कस्टमर जो भी यूज़र डिज़ायर करता है रिजल्ट जो होना चाहिए उसका, क्या सॉफ्टवेयर वही रिजल्ट अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब पॉइंट्स, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है हम एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के लिए, इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। डिफेक्ट्स एंड फेलर्स, नॉट ऑल सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स कैन कॉज्ड बाय कोडिंग एरर्स, हर सॉफ्टवेयर में मौजूद एरर या हर एरर जो सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है ज़रूरी नहीं है कि वो कोडिंग की वजह से आया हो। वन कॉमन सोर्स ऑफ एक्सपेंसिव डिफेक्ट्स इज रिक्वायरमेंट गैप्स, अक्सर एरर्स होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट गैप की वजह से आते हैं। दैट इज अनरिकग्नाइज्ड रिक्वायरमेंट्स दैट रिजल्ट इन एरर्स ऑफ ओमिशन बाय द प्रोग्राम डिजाइनर। रिक्वायरमेंट कुछ इस टाइप की थी नहीं जो सॉफ्टवेयर पूरी कर रहा है, आपने वो रिक्वायरमेंट ऐड कर दी और उस रिक्वायरमेंट के शामिल होने की वजह से सॉफ्टवेयर में एरर आने लग गया, या उसकी जो आउटपुट है वो उस तरह की नहीं आई जिस तरह की यूज़र रिक्वायर्ड करता था। रिक्वायरमेंट गैप्स कैन ऑफन बी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स,
सच एज टेस्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। अब ये रिक्वायरमेंट जो गैप्स होते हैं, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक्चुअली, यानी वो चीज़ें जो फंक्शन नहीं कर रही लेकिन अपना रोल लाजमी प्ले कर रही हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। वो कौन सी हैं? जैसे टेस्टेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, परफॉर्मेंस है और सिक्योरिटी है। सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स कैन occur through the following processes. A programmer makes an error which results in a defect in the software source code. If this defect is executed in certain situations, the system will produce wrong results, causing a failure. ये तो ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्टवेयर में फॉल्ट कब आएगा? जब प्रोग्रामर जो है कोई एरर करता है कोड लिखने में, उसकी वजह से प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी आउटपुट के जो रिजल्ट उसने दिए वो रॉन्ग देता है, और ये जो है एक्चुअली सॉफ्टवेयर फेलर है। Not all defects will necessarily result in failures. For example, defects in the dead code will never result in failures. अब हर तरह का डिफेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट में फेलर का कॉज बने। जैसे कि कोई डेड कोड है, यानी कि कोई ऐसा कोड है जो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा, कोई पूरे सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा पोर्शन है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब उस कोड के एग्जीक्यूट ना होने से या उस सॉफ्टवेयर में कोडिंग में मौजूद होने से जो भी एरर अकर होता है या उसके अंदर जो भी एरर अकर होता है, उससे रिजल्ट का फेलर जो है अकर नहीं होता, यानी रिजल्ट जो है हमारा सही आता है। अ डिफेक्ट कैन टर्न इनटू अ फेलर व्हेन द एनवायरनमेंट इज चेंज्ड। कोई भी डिफेक्ट जो है इन्वायरमेंट के चेंज होने पर भी फेलर की वजह बन सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज changes in environment include the software being run on a new computer hardware platform, alterations in source data, or interacting with different software. For example, आप सॉफ्टवेयर चला रहे थे किसी कंप्यूटर पे और आपने कुछ टाइम के बाद वो कंप्यूटर हार्डवेयर बदल दिया। अब वो जो नया हार्डवेयर है वो ज़रा अलग टाइप का है, तो उस पर वो सॉफ्टवेयर उसके लिए कंपेटेबल नहीं था और सॉफ्टवेयर ने एरर दे दिया। या आपने सोर्स डाटा जो इनपुट आप दे रहे हैं सॉफ्टवेयर को, आपने उन इनपुट्स को चेंज कर दिया, या आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, आप इनपुट चेंज करना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर उस तरह की इनपुट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो फेलियर आ सकता है। या फिर आप अलग तरह के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपका सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा, ऐसे केस में भी डिफेक्ट जो है वो फेलियर में चेंज हो सकता है। ये है आपने इन्वायरमेंट चेंज किया, इस वजह से फेलियर आई है, अदरवाइज सॉफ्टवेयर में कोई एरर नहीं था। अ सिंगल डिफेक्ट में रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ फेलियर सिम्टम्स। इसी तरह से कोई एक डिफेक्ट भी रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फेलियर सिम्टम्स का कॉज बन सकता है। तो आगे हम देखते हैं इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड प्री कंडीशंस। A fundamental problem with software testing is that testing under all combinations of inputs and preconditions is not feasible, even with a simple product. एक तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सबसे बड़ा इशू जो है ये है कि आप उसे तमाम इनपुट्स और तमाम प्री कंडीशंस पर टेस्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपके पास एक सॉफ्टवेयर है या आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप उसे टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ इनपुट्स ही दे सकते हैं। आप दुनिया जहाँ की हर इनपुट उसमें नहीं दे सकते, और आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जितनी प्री कंडीशन या इनिशियल स्टेट्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो भी आप उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप कुछ चीज़ों पर सैंपल के तौर पर उस इनपुट को लेकर उन पर टेस्टिंग करते हैं। अब हर चीज़ पर टेस्ट करना फिजिबल नहीं है। इवन कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत सिंपल है तब भी आप हर चीज़ को उस पर टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिंपल कैलकुलेटर बनाया है अगर, तो आप उस पर उसकी कैलकुलेशंस को कुछ वैल्यूज लगा कर ही चेक कर सकते हैं। जैसे 2+2 करके चेक कर लिया आपने, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ चेक कर लिया। आप हर तरह की वैल्यू को इनपुट करके तो नहीं चेक कर सकते, या फिजिबल नहीं है। This means that the number of defects in a software product can be very large, and defects that occur infrequently are difficult to find in testing. अब इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि आप हर इनपुट को के लिए टेस्ट करना फिजिबल नहीं अगर आपके लिए है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में डिफेक्ट्स मौजूद हों, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा डिफेक्ट हो या कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हों जो कि इनफ्रीक्वेंटली अकर होते हैं और उन्हें टेस्टिंग के दौरान फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। More significantly, non-functional dimensions of quality, how it is supposed to be versus how it is supposed to do. अब फॉर एग्जांपल ये भी एक पॉइंट आता है इसमें, जैसे कुछ नॉन फंक्शनल चीज़ें होती हैं, हम क्वालिटी की बेस पर या क्वालिटी वाइज हम कंसिडर करते हैं सॉफ्टवेयर की, हम ये देखते हैं हाउ इट इज़ सपोज टू बी, ये कैसा होना चाहिए, जबकि ये है कैसा एक्चुअली।
कैसा होना चाहिए और कैसा है, इन दोनों बातों में फ़र्क है। यानी आपने बनाना कुछ था, बना कुछ दिया है, होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और गया है। तो इन चीज़ों की वजह से भी फॉल्ट्स अकर हो सकते हैं। ये नॉन फंक्शनल डायमेंशन होती हैं यानी ऑफ क्वालिटी, जैसे कि यूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, कंपैटिबिलिटी, रिलायबिलिटी। अब ये परफॉर्मेंस इसकी कुछ होनी चाहिए थी लेकिन है कुछ। फॉर एग्जांपल, आप चाहते थे जी कि कोई जो आउटपुट है मुझे सपोज कुछ नैनो सेकंड्स में मिल जाए, लेकिन वो कुछ सेकंड्स में दे रही है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो उसमें कोई नॉन फंक्शनल एरर तो है ना। कैन बी हाईली सब्जेक्टिव, समथिंग दैट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट वैल्यू टू वन पर्सन मे बी इनटॉलरेबल टू अनदर। अब इस तरह के जो एरर होते हैं या फॉल्ट्स होते हैं, हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए वो सफिशिएंट हो, या वो उससे सेटिस्फाई हो, उसे ना वो रिमूव करना चाहता हो, लेकिन कुछ और हो लोगों के लिए वो टॉलरेबल ना हो। Software developers can't test everything, but they can use combinatorial test design to identify the minimum number of tests needed to get the coverage they want. इसीलिए कहता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो चूंकि हर चीज़ के बारे में टेस्टिंग नहीं कर सकते, या हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, हर लिहाज से टेस्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक टेस्ट डिज़ाइन बना लेते हैं, यानी कुछ सैंपल ले लेते हैं कि और उसकी बेस पर टेस्टिंग करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट हमें करने पड़े और उससे मैक्सिमम रिजल्ट हम गेन कर लें। Combinatorial test design enables user to get greater test coverage with fewer tests. कम्बिनेटोरियल टेस्ट डिज़ाइन क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्टिंग टेक्निक है, या इसमें हम टेस्टिंग करने का ऐसा डिज़ाइन बना लेते हैं जिसमें हमें टेस्ट कम करने पड़ते हैं, लेकिन जो टेस्ट है वो कवर ज़्यादा हो जाता है। Whether they are looking for speed or test depth, they can use combinatorial test design methods to build structured variation into their test cases. Roles. Software testing can be done by dedicated software testers. Until the 1980s, the term software tester was generally used generally, but later it was also seen as a separate profession. Regarding the periods and the different goals in software testing, different roles have been established such as test manager, test lead, test analyst, test designer, tester, automation developer, and test administration. वैसे तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना सॉफ्टवेयर टेस्टर्स का काम होता है। 1980s तक ये टर्म काफ़ी यूज़ होती रही, लेकिन उसके बाद ये एक अलग प्रोफेशन बन गया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी पूरी एक टीम उसकी हो सकती है, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अलग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अलग। अब इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ रोल्स हैं, मुख्तलिफ कह लें फील्ड्स हैं इसमें। टेस्ट मैनेजर हो सकता है, टेस्ट लीड हो सकता है, कोई टेस्ट एनालिस्ट हो सकता है, एक टेस्ट डिज़ाइनर भी हो सकता है, टेस्टर हो सकता है, ऑटोमेशन डेवलपर हो सकता है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। तो ये सारी जो है रोल्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड बाय नॉन डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। ऐसे लोग भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टर्स नहीं हैं। अब टेस्टिंग अप्रोचेस, यानी हम किन अप्रोचेस को यूज़ करके टेस्टिंग कर सकते हैं। स्टैटिक, डायनामिक एंड पैसिव टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, द बॉक्स अप्रोच, और इसके अंदर फिर तीन आती हैं, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। स्टैटिक, डायनामिक एंड पैसिव टेस्टिंग देखते हैं। देयर आर मेनी अप्रोचेस अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिव्यूज, वॉक थ्रूज और इंस्पेक्शंस, ये जो स्टैटिक टेस्टिंग में आती हैं। इसी तरह से वेयर एज एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्ड कोड विद अ गिवन सेट ऑफ टेस्ट केसेस, इसको हम डायनामिक टेस्टिंग बोलते हैं। ये दो तरह की टेस्टिंग तो हम पहले देख चुके हैं। स्टैटिक टेस्टिंग हम कहते हैं इज ऑफन इम्प्लिसिट लाइक प्रूफ रीडिंग, प्लस व्हेन प्रोग्रामिंग टूल्स और टेक्स्ट एडिटर्स चेक सोर्स कोड स्ट्रक्चर और कंपाइलर्स चेक सिंटैक्स एंड डाटा फ्लो एज स्टैटिक प्रोग्राम एनालिसिस। जबकि डायनामिक टेस्टिंग क्या होती है, टेक प्लेस व्हेन द प्रोग्राम इटसेल्फ इज रन। स्टैटिक में हम प्रोग्राम रन करके नहीं देखते, हमने पहले बात की हुई है इस बारे में, और डायनामिक टेस्टिंग में हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। Dynamic testing may begin before the program is 100% complete in order to test particular sections of code and are applied to discrete functions or modules. डायनामिक टेस्टिंग को ज़रूरी नहीं है कि 100% कोड कंप्लीट हो गया आपका तभी आप लगा सकते हैं, नहीं, उससे पहले भी आप इसको लगा सकते हैं। ये चेक करने के लिए कि आपने जो पीस ऑफ कोड अभी तक बना लिया है क्या वो सही तरह एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। Typical techniques for these are either using stubs or drivers or execution from a debugger environment. Static testing involves verification, whereas dynamic testing involves validation. ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। पैसिव टेस्टिंग क्या होती है, मीन्स वेरीफाइंग द सिस्टम बिहेवियर विदाउट एनी इंटरेक्शन विद द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट।
सिस्टम को या सिस्टम के बिहेवियर को टेस्ट करना, वेरीफाई करना बिना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट किए। Contrary to active testing, testers do not provide any test data but look at some some system logs and traces. They mine for patterns and specific behavior in order to make some kind of decisions. This is related to offline runtime verification and log analysis. Second approach is exploratory approach. Exploratory approach is an approach to software testing that is concisely described as simultaneous learning, test design, and test execution. Sam Kenner, uh, who coined the term in 1984, defines exploratory system testing as a style of software testing that emphasizes the personal freedom and responsibility of the individual tester to continually optimize the quality of his or her work by treating tests related to learning, test design, test execution, and test result interpretation as manually supportive activities that run in parallel throughout the project. एक्सप्लोरेटरी अप्रोच ये होती है कि हम जो जिसने भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, आप वो सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं पर्सनली, यानी इंडिविजुअली हर कोई अपना अपना जो डेवलप किया हुआ कोड है या जो भी सॉफ्टवेयर है उसे टेस्ट कर रहा है। और वो उसके अंदर ये हर डेवलप किए हुए कोड को, पीस ऑफ कोड को वो क्वालिटी वाइज चेक कर रहा है कि क्या वो डिज़ाइन में सही है, क्या वो एग्जीक्यूशन में सही है, क्या वो रिजल्ट में सही है। और तमाम एक्टिविटीज़ जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होनी है उसको यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, उन सबको जो है वो डेवलपर खुद से चेक कर ले, ये एक्सप्लोरेटरी अप्रोच कहलाती है। थर्ड वन इज बॉक्स अप्रोच. Software testing methods are traditionally divided into white and black box testing. These two approaches are used to describe the point of view that the tester takes when designing test cases. बॉक्स अप्रोचेस दो तरह की होती हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। ये जो दो अप्रोचेस हैं इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ व्यू दैट द टेस्टर टेक्स व्हेन डिजाइनिंग टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करते हुए टेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ये अप्रोचेस इसको डिस्क्राइब करती हैं। A hybrid approach called gray box testing may also be applied to software testing methodology, while the concept of gray box testing, which develops tests from specific design elements gaining prominence. This arbitrary distinction between black and white box testing has faded somewhat. इन दो टेक्निक्स के अलावा एक तीसरी टेक्निक है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, जिसे हम हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं। वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है और इन दोनों के जो भी फॉल्ट्स होते हैं या जो भी हमें ड्रॉबैक्स मिलते हैं इन दोनों टेक्निक्स के, वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में कवर अप हो जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग आल्सो नोन एज क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ये सारे एसी वाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम हैं। वेरीफाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर्स और वर्किंग्स ऑफ अ प्रोग्राम। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या करती है, ये आपके प्रोग्राम की इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल वर्किंग को वेरीफाई करती है एज अपोज टू द फंक्शनैलिटी एक्सपोज टू द एंड यूज़र, कि एंड यूज़र को वो फंक्शनैलिटी आपका सिस्टम या आपका प्रोग्राम क्या दे रहा है। इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड इंटरनल परस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम, सोर्स कोड एज वेल एज प्रोग्रामिंग स्किल्स आर यूज्ड टू डिज़ाइन टेस्ट केसेस। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और हम उसमें सोर्स कोड, प्रोग्रामिंग स्किल्स दोनों को लेकर टेस्ट केसेस बनाते हैं। द टेस्टर चूजेस इनपुट्स टू एक्सरसाइज पाथ्स थ्रू द कोड एंड डिटरमिन द अप्रोप्रिएट आउटपुट्स। टेस्टर जो है वो जो भी टेस्टिंग कर रहा है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वो कुछ इनपुट्स को सिलेक्ट करता है, कुछ पाथ सिलेक्ट करता है, उनमें से वो इनपुट्स को गुजारता है अपने कोड में से, और आउटपुट को डिटरमिन करता है कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। दिस इज एनालॉगस टू टेस्टिंग नोड्स इन अ सर्किट, फॉर एग्जांपल इन सर्किट टेस्टिंग। इसको हम सर्किट टेस्टिंग से रिलेट कर सकते हैं, जिस तरह सर्किट टेस्टिंग में हर एक नोड को टेस्ट किया जाता है अलग अलग, ये उसी तरह से। While white box testing can be applied at the unit integration and system levels of the software testing process, it is usually done at the unit level. हम आगे जाके इसी लेक्चर में पढ़ेंगे टेस्टिंग लेवल्स के बारे में। वो तीन तरह के हैं, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम। वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो यूनिट टेस्टिंग पर एफिशिएंटली अप्लाई की जा सकती है। इट कैन टेस्ट पाथ्स विद इन अ यूनिट, ये एक यूनिट के अंदर जो है टेस्ट कर सकता है। पाथ बिटवीन यूनिट्स ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, दो यूनिट्स को इंटीग्रेशन किया गया है तो उसके बीच भी टेस्टिंग की जा सकती है। एंड बिटवीन सब सिस्टम ड्यूरिंग अ सिस्टम,
एक सिस्टम के अंदर जितने सब सिस्टम है उनके दरमियान में भी टेस्टिंग ये कर सकता है। इसको कहते हैं लेवल टेस्ट, यानी लेवल बाय लेवल टेस्टिंग हो रही है। पहले एक यूनिट, फिर एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ, फिर एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ, और फिर एट द एंड ऑल द होल सिस्टम के। Though this method of test design can uncover many errors or problems, it might not detect unimplemented parts of the specification or missing requirements. ये टेक्निक वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है, हर तरह का या मोस्टली बहुत सारे एरर्स और प्रॉब्लम्स को ये अनकवर कर सकता है और हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो आपने उसमें ऐड ही नहीं की, हालांकि वो ज़रूरत थी उन रिक्वायरमेंट्स की, और कोई स्पेसिफिकेशन ऐसी फीचर्स आपने ऐड नहीं किए जो कि ज़रूरत थे लेकिन उसमें नहीं है, ये चीज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग आपको नहीं बता सकती। ये आपको अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई करेगा। टेक्निक्स यूज इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग इंक्लूड, ये 4-5 टेक्निक्स हैं जो कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूज़ होती है। सबसे पहली API टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट APIs। API टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। ये API की एब्रीविएशन और APIs होती हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई API ऐड कर रहे हैं, मतलब आपने सॉफ्टवेयर में कोई एक अलग से सिस्टम, सब सिस्टम ऐड कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक सेपरेटली यूनिकली कोई अलग से फीचर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये API टेस्टिंग होती है। कोड कवरेज, creating tests for to satisfy some criteria of code coverage. For example, the test designer can create tests to cause all statements in the program to be executed at least once. कोड कवरेज, जितना भी कोड डेवलपर ने लिखा है, क्या वो तमाम कोड, उसमें लिखी हुई तमाम स्टेटमेंट्स कम से कम एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट हो रही कि नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो कि होनी चाहिए एग्जीक्यूट लेकिन हो नहीं रही, ये कोड कवरेज है। फॉल्ट इंजेक्शन मेथड, इंटेंशनली इंक्लूडिंग फॉल्स टू गैच द एफिशिएंसी ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जानबूझकर उसमें सॉफ्टवेयर में फॉल्ट इंट्रोड्यूस कर देना ताकि हमें एफिशिएंसी सॉफ्टवेयर की पता चल सके कि किस फॉल्ट पर वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद म्यूटेशन टेस्टिंग मेथड होते हैं और कुछ स्टैटिक टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। कोड कवरेज टूल्स कैन evaluate the completeness of a test suite that was created with any method including black box testing. कोड कवरेज टूल्स में आप सॉफ्टवेयर की कंप्लीटनेस को वैल्यूएट कर सकते हैं। कंप्लीटनेस मतलब सॉफ्टवेयर हर लिहाज से कंप्लीट है या नहीं, चाहे उसमें रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है, चाहे फीचर्स की बात हो रही है, चाहे कुछ भी बात हो रही है, हर लिहाज से वो कोड कवरेज टूल जो है वो इसकी कंप्लीटनेस को evaluate करता है। दिस allows the software team to examine parts of a software that are rarely tested and ensures that the most important function points have been tested. इस तरह की कोड कवरेज जो टेक्निक है, इसमें सॉफ्टवेयर के वो पार्ट्स जो कि बहुत कम टेस्ट किए जाते हैं या जिनको समझा जाता है कि ना भी टेस्ट करो तो सही आउटपुट ही देगा, लेकिन उनको टेस्ट करना ज़रूरी भी होता है एट द सेम टाइम। तो कोड कवरेज टूल जो है या कोड कवरेज टेक्निक जो है ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखती है, फुलफिल करती है। कोड कवरेज एज अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक कैन बी रिपोर्टेड एज अ परसेंटेज फॉर फंक्शन स्टेटमेंट एंड डिसीजन कवरेज। कोड कवरेज में फंक्शन कवरेज, स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज तीनों जो है आ सकती हैं, यानी फंक्शनली सॉफ्टवेयर हर लिहाज का हर तरह का फंक्शन कवर कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। स्टेटमेंट्स तमाम जो लिखी गई हैं एग्जीक्यूट हो रही हैं। डिसीजन कवरेज का मतलब ये है कि जो आउटपुट मुझे मिली है वो उसमें मेरी तमाम रिक्वायरमेंट्स कवर हो रही कि नहीं हो रही। फिर आती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, आल्सो नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग, treats the software as a black box, examining functionality without any knowledge of internal implementation without seeing the source code। जहाँ वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें इंटरनली स्ट्रक्चर और कोडिंग सारा कुछ मालूम होना चाहिए था, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में रिक्वायर्ड नहीं है। हम सिर्फ फंक्शनिंग को देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर फंक्शन क्या कर रहा है, हम ये नहीं देखते कि वो इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे हुई है या उसका सोर्स कोड क्या है। द टेस्टर्स आर आल्सो अवेयर ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू, नॉट हाउ इट डज इट। टेस्टर्स को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये तो मालूम होता है कि सॉफ्टवेयर क्या आउटपुट दे सकता है या क्या देनी चाहिए उसे, लेकिन वो ये आउटपुट कैसे देगा ये उसे मालूम ना भी हो तभी वो टेस्टिंग कर सकता है। हम यानी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड्स इंक्लूड, अब ब्लैक बॉक्स में कौन कौन सी मेथड्स इंक्लूड होते हैं? इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ऑल पेयर्स टेस्टिंग, स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, fuzz testing, model based testing, use case testing, exploratory testing and specification based testing. One advantage of black box testing technique is that no programming knowledge is required. Obviously पीछे हम बात कर चुके हैं, प्रोग्रामिंग आपको नहीं भी आती तब भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं।
आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है. Whatever biases the programmers may have had, the tester likely has a different set and may emphasize different areas of functionality. बेशक प्रोग्रामर ने ये डेवलपमेंट करने वाले ने प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में जैसी भी बायसनेस दिखाई हो, यानी उसने अपने पसंद के फीचर्स बेशक उसने ज़्यादा कर दिए, दूसरे वाला ज़रा कम कर दिए, लेकिन जो टेस्टर होगा ब्लैक बॉक्स टेस्टर, वो कभी भी इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेगा. वो आपकी तमाम फंक्शनैलिटी के एरियाज़ को चेक करेगा, यानी हर चीज़ को वैल्यूएट करेगा. On the other hand, black box testing has been said to be like a walk in a dark labyrinth without a flashlight. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम यूँ कह सकते हैं महावरतन के अंधेरे में बिना फ्लैश लाइट के चलना. ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट एग्जामिन द सोर्स कोड. हमें सोर्स कोड नहीं पता, हमें नहीं पता सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है, हमें ये पता सिर्फ करना है कि सॉफ्टवेयर काम क्या कर रहा है और सही कर रहा है या नहीं कर रहा. There are situations when a tester writes many test cases to check something that could have been tested by only one test case or leaves some parts of the program untested. इसमें टेस्टर जो है वो हो सकता है मुख्तलिफ टेस्ट केसेस बनाए, उन पर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करे. कुछ हो सकता है कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से सॉफ्टवेयर के वो छोड़ भी दे. और दिस मेथड ऑफ टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑल लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के तमाम लेवल्स पर, यानी लेवल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, उन तमाम पर ये टेक्निक अप्लाई की जा सकती है, ब्लैक बॉक्स टेक्निक. इट टिपिकली comprises most if not all testing at higher levels but can also dominate unit testing as well. ये हाई लेवल की टेस्टिंग ही नहीं सिर्फ, बल्कि यूनिट लेवल की टेस्टिंग भी इससे की जा सकती है. यानी पूरा सिस्टम की टेस्टिंग तो हम करते ही हैं, लेकिन यूनिट बाय यूनिट भी हम टेस्ट कर सकते हैं इसे. अब ब्लैक बॉक्स टेक्निक के अंदर ही जो है आता है कंपोनेंट इंटरफेस टेस्टिंग. Component interface testing is a variation of black box testing with the focus on the data values beyond just the related action of a subsystem component. ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक वेरिएशन है जिसमें हम फोकस करते हैं किस पर, डाटा वैल्यूज़ पर, यानी जो आपने डाटा इनपुट किया है सब सिस्टम्स पर और उनके दरमियान में होने वाले एक्शंस पर. द प्रैक्टिस ऑफ कंपोनेंट इंटरफेस टेस्टिंग कैन बी यूज्ड टू चेक द हैंडलिंग ऑफ डाटा पास्ड बिटवीन वेरियस यूनिट्स. कंपोनेंट इंटरफेस टेस्टिंग को हम किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम चेक ये कर सकते हैं कि जो भी डाटा आपने पास किया है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तक, मुख्तलिफ यूनिट्स तक या सब सिस्टम्स तक पहुंच गया और सही तरह से पहुंचा या नहीं पहुंचा. द डाटा बीइंग पास्ड कैन बी कंसिडर्ड एज मैसेज पैकेट्स. उस डाटा को जो हमने पास किया मैसेज पैकेट्स कह सकते हैं. द रेंज और डाटा टाइप्स कैन बी चेक्ड फॉर डाटा जनरेटेड फ्रॉम वन यूनिट एंड टेस्टेड फॉर वैलिडिटी बिफोर बीइंग पास्ड इनटू अनदर यूनिट. एक यूनिट से जो भी मुझे आउटपुट मिली है वो आउटपुट पहले टेस्ट होगी फिर अगले यूनिट तक जाएगी. ये कंपोनेंट इंटरफेस टेस्टिंग है. टेस्ट कैन इंक्लूड चेकिंग द हैंडलिंग ऑफ सम एक्सट्रीम डाटा वैल्यूज व्हाइल अदर इंटरफेस variables are passed as normal values. Unusual data values in an interface can help explain unexpected performance in the next unit. अगर आपके सिस्टम में कुछ अनयूजुअल डाटा वैल्यूज़ आपने इनपुट की हैं इंटरफेस में, और इसका नतीजा ये हो सकता है कि आपका नेक्स्ट यूनिट जो है वो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हो सकता है दे सके, क्योंकि हर यूनिट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट है. पिछले यूनिट ने अगर आउटपुट सही नहीं दी और वही आउटपुट अगले यूनिट तक पहुंच गई है, तो अगले यूनिट के लिए वो गलत आउटपुट जो इनपुट के लिए के तौर पे काम कर रही है, तो जब इनपुट ही गलत है तो आउटपुट भी गलत आएगी. इसी में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में एक और टेक्निक आती है, विजुअल टेस्टिंग. द एम ऑफ विजुअल टेस्टिंग इज टू प्रोवाइड डेवलपर्स विद द एबिलिटी टू एग्जामिन was what was happening at the point of software failure by presenting the data in such a way that the developer can easily find the information she or he requires and the information is expressed clearly. विजुअल टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि डेवलपर्स को वो तमाम चीज़ें जो कि सॉफ्टवेयर फेलियर के दौरान अकर हुई या किस तरह अगर हुई, ये सब चीज़ें इस तरह से दिखा देना कि वो हर तरह की इंफॉर्मेशन उसको आसानी से मिल जाए और उससे पता चल जाए कि उसका एरर जो है ये फॉल्ट वो किस वजह से आया और कहाँ से आया. एट द कोर ऑफ विजुअल टेस्टिंग इज द आइडिया दैट शोइंग समवन अ प्रॉब्लम rather than just describing it greatly increases clarity and understanding. अब सपोज सॉफ्टवेयर में एरर आया, आप वो एरर उस डेवलपर के पास उसको एरर दिखा रहे हैं बजाय इसके कि उसको एरर डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ कोड लिखा है, उस कोड में कोई एरर है, आप मुझे वो एरर दिखाएंगे बजाय इसके कि आप उस एरर को एक्सप्लेन करें. ज़ुबानी एक्सप्लेन करना और दिखाने में फ़र्क होता है. तो आप जब मुझे वो एरर रन करके दिखाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी क्लैरिटी ज़्यादा हो सकती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या.
तो विजुअल टेस्टिंग देयरफॉर रिक्वायर्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द एंटायर टेस्ट प्रोसेस, कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट अकर्स ऑन द टेस्ट सिस्टम इन वीडियो फॉर्मेट। विजुअल टेस्टिंग के लिए हम एक वीडियो बना लेते हैं। लेट्स सपोज आपने टेस्टिंग आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसमें एरर्स आ गए, उस एरर्स की आपने वीडियो बना ली है। वो जो वीडियो आउटपुट है वो रियल टाइम टेस्टर इनपुट है, और एक पिक्चर इन अ पिक्चर वेब कैम है या ऑडियो कम्प्लीमेंट्री फ्रॉम माइक्रोफोन है, कुछ भी। ये सब चीज़ें विजुअली अगर आप टेस्टर को दिखा देंगे तो वो टेस्ट करने वाला शख्स ज़्यादा आसानी से समझ सकता है आपकी उस सॉफ्टवेयर में आने वाले फेलर्स को, बजाय इसके कि आप उसे वो चीज़ें ऑरली डिस्क्राइब करके दें या कहीं पर लिख कर दें। Visual testing provides a number of advantages. The quality of communication is increased drastically because tester can show the problem and the events leading up to it to the developer, as opposed to just describing it, and need to replicate test failures will cease to exist in many cases. अब विजुअल टेस्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप विजुअली जो है टेस्टर उस वीडियोस को देखकर या किसी भी फॉर्मेट में जो आपने दिया है ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी डिस्क्रिप्शन के। फिर एक ये भी हो सकता है कि आप ये सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया, उसमें जितने पॉसिबल फेलर्स थे जो अगर हो सकते थे उसकी आपने एक वीडियो बना दी ट्यूटोरियल के तौर पे, और साथ ये बता दिया कि इस तरह का फेलर आएगा तो ये काम करना है इसको रिमूव करने के लिए। तो ये इस तरह से भी हमें फ़ायदा देती है ये टेक्निक। द डेवलपर will have all the evidence she or he requires of a test failure and can instead focus on the cause of the fault and how it should be fixed. इस वीडियो फॉर्मेट में या विजुअल टेस्टिंग के दौरान डेवलपर के पास एविडेंस हो सकता है, आ जाता है उस सॉफ्टवेयर फेलर का या टेस्ट फेलर का, और फिर वो उस फॉल्ट को फोकस करता है और उसको फिक्स करने की कोशिश करता है। एंड द लास्ट टेक्निक इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। Gray box testing involves having knowledge of internal data structures and algorithms for purposes of designing tests while executing those tests at the user or black box level. जैसे मैंने शुरू में बताया, ये ग्रे बॉक्स टेक्निक हाइब्रिड टेक्निक होती है। इसमें वाइट बॉक्स और ग्रे और ब्लैक बॉक्स दोनों की फीचर्स शामिल है। इसमें इंटरनली डाटा स्ट्रक्चर भी मौजूद है और वो एल्गोरिथम भी हम देखते हैं जिसके बेस पर डिज़ाइन किया गया है टेस्ट को या सॉफ्टवेयर को, और फिर उसको एग्जीक्यूट करके भी हम देखते हैं जिस तरह की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता है। द टेस्टर विल ऑफन हैव एक्सेस टू बोथ द सोर्स कोड एंड द एग्जीक्यूटेबल बाइनरी। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में सोर्स कोड और उसकी एग्जीक्यूशन दोनों चीज़ पर को हम कंसिडर करते हैं। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आल्सो इंक्लूड रिवर्स इंजीनियरिंग टू डिटरमिन फॉर इंस्टेंस बाउंड्री वैल्यूज और एरर मैसेज। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी कंसिडर की जा सकती है। रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि आप आउटपुट आपके पास है, आप आउटपुट से पीछे जा रहे हैं इनपुट की तरफ, इस तरह भी एरर्स जो है फाइंड करने किए जा सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है। मैनिपुलेटिंग इनपुट डाटा एंड फॉर्मेटिंग आउटपुट डू नॉट क्वालिफाई एज ग्रे बॉक्स। इनपुट डाटा को मैनिपुलेट कर लेना और आउटपुट को क्रिएट कर लेना, फॉर्मेट कर देना, ये सिर्फ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग नहीं होती। एज द इनपुट एंड आउटपुट आर क्लियरली आउटसाइड ऑफ द ब्लैक बॉक्स दैट वी आर कॉलिंग द सिस्टम अंडर टेस्ट। This distinction is particularly important when conducting integration tests between two modules of code written by two different developers, where only the interfaces are exposed for the test. अब ये सारे काम जो हम अलग अलग काम कर रहे हैं, ये इनपुट को मैनिपुलेट कर लिया, आउटपुट को चेक कर लिया, ये तो हम दूसरी टेक्निक्स में भी कर रहे थे। ग्रे बॉक्स टेक्निक में ये नहीं होगा। ग्रे बॉक्स टेक्निक में हम ओवरऑल देखेंगे कि सपोज दो अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं जो दो अलग अलग डिफरेंट डेवलपर्स ने क्रिएट किए हैं। अब उन दोनों को इंटीग्रेट भी किया हुआ है, उन दोनों के दरम्यान में जो इंटरफेसेस बने हुए हैं उनको टेस्ट करने के लिए एक्चुअली ग्रे बॉक्स टेस्टिंग यूज़ हो रही है, क्योंकि हमें उन दोनों टेक्निक्स को, उन दोनों कोड पीस ऑफ कोड को इंटरनली उसका स्ट्रक्चर भी टेस्ट करना है और इंटरनली हमें उसको उसकी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूशन भी टेस्ट करनी है। By knowing the underlying concepts of how the software works, the tester makes better informed testing choices while testing software from outside. अगर टेस्ट करने वाले को ये पता है कि सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है, उसकी कॉन्सेप्ट सारे उसके क्लियर है इस चीज़ के बारे में, तो वो बजाय ये कि सिर्फ बाहर बाहर से सॉफ्टवेयर को देखे, वो इंटरनली भी टेस्टिंग ज़्यादा अच्छी कर सकता है। Typically, a grey box tester will be permitted to set up an isolated testing environment with activities such as seeding a database. ग्रे बॉक्स टेस्टर को इतनी परमिशन होती है कि वो अपनी तरफ से इन्वायरमेंट क्रिएट करके टेस्टिंग कर सकता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके। जैसे
किसी डेटाबेस को चलाकर वो देख सकता है। A tester can observe the state of the product being tested after performing certain actions such as executing SQL statements against the database and then executing queries to ensure that the expected changes have been reflected. टेस्टर के पास यहाँ पर हम कहते हैं लेट्स सपोज उसने डेटाबेस में SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया और फिर उसके बाद उन क्यूरीज को एग्जीक्यूट किया और फिर उसने ये चेक कर लिया कि एक्सपेक्टेड आउटपुट ये थी और आउटपुट ये आई है एक्चुअली, तो इससे उसको जो है ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि वो टेस्टिंग जो है वो क्या कर रहा है। Grey box testing implements intelligent test scenarios based on limited information. This will particularly apply to data type, handling, exception handling and so on. टेस्टिंग लेवल्स बेसिकली 3 होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, लेकिन एक चौथा भी होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसे भी हम डेवलपर्स अक्सर इंक्लूड करते हैं। और दिस में भी इन द फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और सिंपल एंड यूजर बीटा टेस्टिंग टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स फंक्शनल एक्सपेक्टेशंस। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को एडिशनली ऐड करते हैं डेवलपर, तो बेसिकली 4 जो है बन जाती हैं इसकी हमारे पास लेवल्स इन यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। पहले देखते हैं यूनिट टेस्टिंग को। यूनिट टेस्टिंग रेफर्स टू टेस्ट दैट वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कोड। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, खास एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कोड को, एक यूनिट को, एक मॉड्यूल को, उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस करना, और इसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। These type of tests are usually written by developers as they work on code. जैसे जैसे वो कोड पे काम करते हैं डेवलपर्स वैसे वैसे ही इनकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे सपोज अगर डेवलपर ने एक यूनिट या एक पीस ऑफ कोड तैयार कर ली है, तो वो तैयार करते ही उसकी टेस्टिंग कर सकता है। ये यूनिट टेस्टिंग है, ये चेक करने के लिए कि वो फंक्शन जो है वो जो एक्सपेक्टेड था वही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। वन फंक्शन माइट हैव मल्टीपल टेस्ट to catch corner cases or other branches in the code. Unit testing alone cannot verify the functionality of a piece of software, but rather it is used to ensure that the building blocks of the software work independently from each other. यूनिट टेस्टिंग से हम ये तो नहीं पता कर सकते कि पूरा सॉफ्टवेयर सही फंक्शन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो हमने कंपोनेंट्स डेवलप किए हैं वो कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इनडायरेक्टली जब वो कंपोनेंट सारे सही काम कर रहे हैं तो ऑन द होल पूरा सिस्टम भी सही काम करेगा। यूनिट टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ सिंक्रोनाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ अ broad spectrum of defect prevention and detection strategies in order to reduce software development risk, time and cost. It is performed by the software developer or engineer during the construction phase of the software development life cycle. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि SDLC के दौरान, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान ही ये टेक्निक अप्लाई की जाती है जो कि डेवलपर या इंजीनियर अप्लाई करता है। इसका यूनिट टेस्टिंग का ये मकसद ये होता है कि इसमें एरर्स को जो है वो एलिमिनेट करे, कोड में मज़ीद कुछ और ऐड करने के से पहले हम पिछले कोड की एरर्स को रिमूव कर लें। दूसरी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। is any type of software testing that seeks to verify the interfaces between components against the software design. सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए आपने जो कंपोनेंट्स बनाया और उन कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए जो भी इंटरफेसेस यूज़ किए हैं, ये उन इंटरफेसेस को टेस्ट करता है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में बी इंटीग्रेटेड इन एन आइटरेटिव वे और ऑल टुगेदर। कंपोनेंट्स को हम अलग अलग भी टेस्ट कर सकते हैं, इकट्ठा भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने बिग बैंग टेक्निक में पढ़ा था। नॉर्मली द फॉर्मर इज कंसिडर्ड एज बेटर प्रैक्टिस। नॉर्मली जो बिग बैंग टेक्निक है जिसमें सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा टेस्ट किया जाता है, ये ज़्यादा जो है बेटर कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो हर तरह का इशू अगर वो जो होता है और उसको हम रिमूव करने की फैसिलिटी रख सकते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग works to expose defects in the interfaces and interaction between integrated components. कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है और उनके बीच में जो इंटरफेस है उसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग एफिशिएंटली वर्क करती है। प्रोग्रेसिवली लार्जर ग्रुप्स ऑफ टेस्ट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आर इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड अंटिल द, ये वही बात बार बार की हुई है कि हम उसके आर्किटेक्चर को टेस्ट कर रहे हैं, सिस्टम में कंपोनेंट जितने भी लगे हैं उनको इंटीग्रेट किया हुआ है, उनकी इंटीग्रेशन को टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज।
System testing test a completely integrated system to verify that the system meets its requirements. अब यहाँ पर हम पीछे हर यूनिट को भी अलग अलग भी टेस्ट कर चुके हैं यूनिट टेस्टिंग में, और उसके दरमियान में इंटीग्रेशन को भी टेस्ट कर चुके हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। सिस्टम टेस्टिंग तमाम पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करता है कि वो पूरी रिक्वायरमेंट्स को तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कॉमनली दिस लेवल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टू द फॉलोइंग 4 टाइप्स: यूजर acceptance, operational acceptance, contractual and regulatory, and alpha and beta testing। यूज़र एक्सेप्टेंस हमें ऑलरेडी मालूम है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूज़र सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा और किस लिहाज से एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये हम चेक करते हैं। ऑपरेशन एक्सेप्टेंस में हम क्या देखते हैं, हम ऑपरेशन रेडीनेस देखते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हर लिहाज से रेडी है या नहीं है। और दूसरी जो कंट्रेक्चुअल और रेगुलेटरी एक्सेप्टिंग है, ये तब की जाती है जब क्लाइंट और डेवलपर के बीच में एग्रीमेंट क्रिएट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो टेस्टिंग होती है वो कंट्रैक्चुअल टेस्टिंग है। और जो रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस है, इसमें हम चेक करते हैं जी कि टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द रेलिवेंट रेगुलेशंस टू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो रेलिवेंट रेगुलेशंस हमें चाहिए, जो रेगुलरली जिस तरह से वो डेवलप होगा, उस चीज़ को हम इस पर टेस्ट करते हैं। ये टेस्टिंग टाइप्स हैं, हम ये सारी टेक्निक्स और टैक्टिक्स हैं जिसमें हम इन सारी किस्मों की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग, फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, कंटिन्यूस टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और ये सब हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाय नेम हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट के ये सब टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं। टेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? टेस्टिंग प्रोसेस में हम 3 चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं: ट्रेडिशनल वाटरफॉल डेवलपमेंट मॉडल, एजाइल और एक्सपी डेवलपमेंट मॉडल, सैम्पल टेस्टिंग साइकिल। वाटरफॉल मॉडल को देख लेते हैं। वैसे मैं इसको वाटरफॉल मॉडल एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो SC1 में आप पढ़ चुके होंगे। हम देखेंगे कि ये टेस्टिंग प्रोसेस में किस तरह काम करता है। अ कॉमन प्रैक्टिस इन वाटरफॉल मॉडल इज दैट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ टेस्टर्स। दिस कैन हैपन आफ्टर द फंक्शनैलिटी इज डेवलप्ड बट बिफोर इट इज शिप्ड टू द कस्टमर। वाटरफॉल मॉडल में आप सॉफ्टवेयर डेवलप किया, इसमें हम ग्रुप ऑफ टेस्टर्स इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर सकते हैं सिस्टम को। हम ये तब काम कर सकते हैं जब आपका पूरी फंक्शनैलिटी डेवलप हो गई है, लेकिन अभी वो फंक्शनैलिटी आपने कस्टमर तक नहीं पहुंचाई, वो आप ही के पास पड़ी है। ये तब उस पॉइंट पर जो है ये टेक्निक अप्लाई हो सकती है। दिस प्रैक्टिस ऑफन रिजल्ट्स इन द टेस्टिंग फेज बीइंग used as a project buffer to compensate for project delays, thereby compromising the time devoted to testing। अब चूंकि सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर चुके हैं, लेकिन अब ये कस्टमर को नहीं पहुंचाया, कस्टमर को पहुंचाने से पहले आपने ये टेक्निक अप्लाई की है, इससे आपका रिजल्ट जो है बेटर हो सकता है। आपको डिलीवर करने से पहले इस प्रोडक्ट को आपको पता चल सकता है कि अगर इसमें कोई एरर है या नहीं, और अगर है तो आप उसे विद इन टाइम रिमूव कर लेते हैं। एज द सेम मोमेंट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस अंटिल द प्रोजेक्ट फिनिशेस। फिर ये प्रोजेक्ट शुरू होने से ख़त्म होने तक कंटिन्यूसली ये टेस्टिंग साथ साथ चलती रहती है, ये प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहता है। However, even in the waterfall development model, unit testing is often done by the software development team, even when further testing is done by a separate team. Second one is agile and XP development model। हम इसको भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि ये इस प्रोसेस में किस तरह यूज़ हो रहा है। दिस प्रोसेस यूनिट टेस्ट आर रिटन फर्स्ट। यूनिट टेस्ट को लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लिखते हैं, और टेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल इनिशियली, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। ईच फेलिंग टेस्ट इज फॉलोड बाय राइटिंग जस्ट इनफ कोड टू मेक इट पास, और फिर हर उस फेलर के अगेंस्ट कोड लिखा जाता है ताकि उसे फेलियर से कन्वर्ट करके पास किया जाए। दिस मीन्स द टेस्ट सूट्स आर कंटिन्यूसली अपडेटेड एज न्यू फेलियर कंडीशंस एंड कॉर्नर केसेस। इसका मतलब ये है कि हम जब ये हाइपोथेसिस की तरह काम कर रहे हैं, हम एक गलत चीज़ को सही करने की कोशिश करें, हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत होगी, फिर उस गलत चीज़ को हम सही करने के लिए क्या काम करेंगे, हम वो एक्चुअली कर रहे हैं इस प्रोसेस में। तो इससे जो है हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं कि न्यू फेलियर्स किस टाइप के अगर हो सकते हैं। सैम्पल टेस्टिंग साइकिल। Although variations exist between organizations, there is a typical cycle for testing.
द सैम्पल, हर ऑर्गेनाइजेशन का टेस्टिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ एक टिपिकल प्रोसेस है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है किसी ना किसी लिहाज से। द सैम्पल बिलो इज common among organizations employing the waterfall development model. The same practices are commonly found in other development models, but might not be as clear or explicit. नीचे जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं ये वाटरफॉल मॉडल में हर ऑर्गेनाइजेशन या कॉमनली ये कंसिडर करती हैं। बाकी डेवलपमेंट मॉडल्स पर भी ये अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर ये क्लियरली आउटपुट दें। पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जाती है, यानी जो भी टेस्टिंग या प्रोसेस करता है, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस करता है, वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस लाजमी करता है, वो टेस्ट की प्लानिंग लाजमी करता है, वो टेस्ट डेवलपमेंट लाजमी करता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन लाजमी की जाती है, टेस्ट रिपोर्टिंग होती है, टेस्ट रिजल्ट एनालिसिस, डिफेक्ट रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और टेस्ट क्लोजर। ये तमाम चीज़ें जो है हर डेवलपर जो है वो कंसिडर करता है। रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस भी किया जाता है, जो टेस्ट करनी है उसका प्लानिंग भी की जाती है, टेस्ट को डेवलप करने के लिए भी डेवलपमेंट होती है, उस टेस्ट की एग्जीक्यूशन भी होती है, फिर जो रिपोर्ट आपको मिलती है टेस्ट सही हुआ या नहीं वो भी चेक किया जाता है, जो रिजल्ट आया उसका एनालिसिस भी होता है, डिफेक्ट को रीटेस्ट भी किया जाता है अगर एरर फाइंड करके आपने रिमूव कर दिए। फिर रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग में आप रिग्रेशन टेक्निक्स जो है वो लगाते हैं, और फिर टेस्ट क्लोजर भी होता है, यानी टेस्ट को ख़त्म करके सॉफ्टवेयर को रेडी टू सेल या रेडी टू रन कर देना। टेस्टिंग टूल्स, program testing and fault detection can be aided significantly by testing tools and debuggers. Testing or debug tools include features such as program monitors, permitting full or partial monitoring of program code, including टेस्टिंग टूल या टेस्टिंग टूल्स हमारा दिए कि हम वो डीबगर्स और वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें प्रोग्राम टेस्ट हो रहा है और फॉल्ट को डिटेक्शन की जा रही है। उसके कुछ फीचर्स हो सकते हैं। एक तो ये फीचर होगा कि वो पूरे प्रोग्राम पूरे सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करे, फुली भी और पार्शियली भी। उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, उसके अंदर हर तरह की इंस्ट्रक्शन को जो है वो कंसिडर करे, मॉनिटर करे। फिर वो पूरे सॉफ्टवेयर में जो भी कंट्रोल्स हैं कम्प्लीटली उन्हें कंसिडर करे, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को भी जो है चेक करे, और कंडीशनल ब्रेक पॉइंट अगर कहीं पर हैं तो उन्हें भी चेक करे, कोड कवरेज रिपोर्ट जो है वो बनाए। फॉर्मेटेड डंप और सिंबॉलिक डिबगिंग टेस्ट टूल्स allowing inspection of program variables and error or at chosen points। इन शॉर्ट आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए जितने भी टूल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन सब टूल्स में ये सारे फीचर्स मौजूद होने चाहिए। आगे है मेजरमेंट इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्वालिटी मेजर्स, एक्चुअली ये मेजरमेंट क्या है, क्वालिटी की मेजरमेंट है, हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, हम पहले भी डिस्कस की हमने, करेक्टनेस, कि सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और ये ISO एक स्टैंडर्ड है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए इसे। वो कौन सी है, कैपेबिलिटी है, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और यूजेबिलिटी। ये सब चीज़ें अगर एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं या आपके सिस्टम में मौजूद हैं, तो इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाइज बेस्ट है। There are a number of frequently used software metrics or measures which are used to assist in determining the state of the software or the adequacy of the testing। मुख्तलिफ बेशुमार सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की टेक्निक्स होती हैं, हम हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो टेस्टिंग टेक्निक लगाता है। हर सॉफ्टवेयर की टाइप अलग होती है, उस पर अप्लाई होने वाले टेस्ट अलग होते हैं। तो टेस्टिंग टेक्निक, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जनरली सिंपली यही है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करें कि आपने सारे फीचर्स में ऐड कर लिए या नहीं, और अगर ऐड कर लिए हैं तो क्या वो कोई एरर तो नहीं दे रहे। तो ये बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। थैंक यू।